हेलो स्टूडेंट्स। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं और क्वेश्चन सॉल्व किए। इंट्रोडक्शन देखा हमने कि मैट्रिक्स से डिटर्मिनेंट्स में इक्वेट करते हैं तब क्या क्या डिफरेंसेस आते हैं, वो सारी चीज़ें हम लोगों ने सीखी थी। अब इस वाले लेक्चर में हम लोग देखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल आप लोगों ने 10th क्लास में शायद पढ़कर आए होंगे। 10th क्लास में जब आप लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, आई थिंक, हाँ, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जब आप पढ़ रहे होगे तब आपने वहां पर सीखा था कि एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालते कैसे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम मैट्रिक्स मेथड या डिटर्मिनेंट मेथड से क्या करेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल को कैलकुलेट करेंगे। और ये बहुत आसान है कैलकुलेट करना। कैसे, वो देखते हैं हम लोग। ठीक है, जैसे पिछली बार अगर आप लोगों को ध्यान हो, एक 10th में ये फॉर्मूला पढ़कर आए थे आप लोग। मैं भी आपको एक इंट्रोडक्शन देता हूँ, फिर आपको याद आ जाएगा कि हाँ ये तो कुछ ऐसा था जो हमने पढ़ रखा था, एरिया ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, तो पिछले बार आपने एक एरिया ऑफ ट्रायंगल करके ये एक फॉर्मूला पढ़ रखा था। मैं एरिया को ए से डिनोट कर देता हूं। वो था हाफ x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। ठीक है, तो ये वाला फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ रखा था कब, 10th क्लास में। ठीक है, अब मैं इसी फॉर्मूले को एक और तरह से जमाता हूं, मतलब रीअरेंज करता हूं इसको डिटर्मिनेंट मेथड से। कैसे, वो देखिएगा। जैसे अगर आप लोग ध्यान से देख पा रहे होंगे, तो जैसे हम लोग डिटर्मिनेंट खोलते थे तो डिटर्मिनेंट का फर्स्ट एलिमेंट, फिर उसके बाद दो एलिमेंट्स का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, उसी तरीके से काम होता था। तो अब देखो मैं इसको डिटर्मिनेंट मेथड से कैसे जमाता हूं। एरिया ऑफ ट्रायंगल को आप इससे डिनोट करते हो। ठीक है, ये होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो हाफ, अब हम बनाएंगे डिटर्मिनेंट x1 x2 1, x1 x2 नहीं, x1 y1 x2 y2 x3 y3 1 1। ठीक है, ये होता है हमारा बेसिक फॉर्मूला एरिया ऑफ ट्रायंगल को कैलकुलेट करने का। अब अभी मैं आपको कैलकुलेट करना सिखाऊंगा, तब आप समझ में आ जाएगा कि ये एक्चुअली में वर्क कैसे करता है। बस आपको लेकिन ये ध्यान रखना है कि ये चीज जो है वो आपको, ये चीज है जो कि इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, यहां से कई बार क्वेश्चंस देखा गया है, तो आपको इस फॉर्म को याद रखना है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, हाफ, फिर डिटर्मिनेंट बनता है x1 y1 x2 y2 x3 y3, और एक कॉलम जो होता है वो बनता है C3 कॉलम जो होता है वो बनता है 1 1 का। ठीक है, तो अब देखो एक चीज समझो। ठीक है, इसमें कुछ रिमार्क्स लिख रखे हैं, वो हमें समझना है। जैसे कि एरिया क्या होता है, एरिया कभी जीरो हो सकता है, हाँ, किसी भी चीज का एरिया जीरो हो सकता है। ठीक है, लेकिन क्या एरिया कभी भी नेगेटिव हो सकता है? सोचो, एरिया, लेंथ, ब्रेथ, ये सारी चीजें कभी नेगेटिव हो सकती हैं क्या? नहीं, ये सारी चीजें कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। हाँ, जीरो हो सकती है लेकिन नेगेटिव नहीं हो सकती। तो एरिया कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव होता है। जब लेंथ और ब्रेथ, एरिया क्या होता है भाई किसी चीज का, जब एक क्लोज्ड, जैसे समझो आप एक क्लोज्ड बॉक्स है, तो उसकी क्या होगी, एक लेंथ होगी, उसकी ब्रेथ होगी, उसकी हाइट भी होगी। लेकिन उसकी हाइट से हमें मतलब नहीं है, क्योंकि हाइट वॉल्यूम वाले केस में काम आती है। तो एक्चुअली में लेंथ और ब्रेथ कभी भी नेगेटिव नहीं होती। लेंथ ना नेगेटिव हो सकती, ना ब्रेथ नेगेटिव हो सकती, हाँ जीरो हो सकती है। तो एरिया कभी भी नेगेटिव तो नहीं आएगा। तो एरिया क्या होता है, हमेशा पॉजिटिव। तो ये कुछ स्टार है, वो आप रिमार्क करके लिख लीजिएगा अपनी कॉपी में, एरिया इज ऑलवेज पॉजिटिव। ठीक है, अब जब एरिया पॉजिटिव है तो भाई आपको हर बार क्या करना है, अगर कभी वैल्यू नेगेटिव आ गई तो भी आपको उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू लेना है। मतलब आपको सिर्फ मैग्नीट्यूड पर ध्यान देना है, उसके साइन पर ध्यान नहीं देना है। ठीक है, चलो अब एक चीज है कि भाई अगर हम किसी को एरिया निकाल कर देंगे, कई बार ऐसा होगा कि आपको जैसे रूट 36 आया, तो मैं बोलता हूँ कि रूट के साथ हमेशा प्लस और माइनस चलता है ना, तो वहां पर आप माइनस वैल्यू नहीं ले सकते हो। क्यों नहीं ले सकते हो? क्योंकि दिक्कत ये होगी कि वहां पर आप माइनस नहीं ले सकते हो, क्योंकि एरिया नेगेटिव नहीं होता है। ठीक है, चलो एरिया तक तो चल गया। अभी हमने उन्हें एरिया लिया, लेकिन एक और कंडीशन है। वो कंडीशन क्या है कि अगर हमें सामने से रिटर्न में गिवन एरिया मिलता है, कभी भी बोले कि एरिया इज गिवन, फाइंड द वैल्यू ऑफ x2, फाइंड द वैल्यू ऑफ y1 या फाइंड द वैल्यू ऑफ y3, कुछ भी बोल सकते हो रैंडम वैल्यू निकालने को। तो अगर उनकी तरफ से हमें एरिया नेगेटिव मिलता है तो हम उसकी दोनों वैल्यू लेंगे। क्या बोल रहा हूँ स्टार 2 में, कि अगर एरिया हमें मिलता है, एरिया क्वेश्चन में गिवन होता है, तो हमें उसकी पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यू दोनों लेनी है। अब भैया ये कैसी बात है कि एरिया नेगेटिव, आप बोलते हो एरिया कभी नेगेटिव नहीं होता, फिर आपने नेगेटिव कैसे ले लिया? तो मैंने नेगेटिव ऐसे ले लिया, क्यों? क्योंकि भाई वैल्यू तो नेगेटिव या पॉजिटिव हो सकती है ना, वैल्यू में डिफरेंस हो रही है। जैसे अब मैंने आपको बताया 36 आया, तो +6 भी हो सकता है, -6 भी हो सकता है।
तो भाई उससे आपकी वैल्यू तो नेगेटिव आ सकती है ना, एरिया तो पॉजिटिव रहता है हमेशा, लेकिन ये तो एक्चुअली में क्या होते हैं, कोऑर्डिनेट्स होते हैं ना। तो एरिया जब भी हमें गिवन रहेगा तब हमें उसकी दोनों वैल्यू लेनी है। मतलब जैसे 36 उन्होंने दिया है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल इज 36, तो आपको सॉल्व कैसे करना है, आपको प्लस 36 माइनस 36 दोनों लेकर उसकी दोनों वैल्यूज निकालनी है, और जब वो दोनों वैल्यूज आ जाए उसके बाद आपको वहां पर डिफाइन करना है, वहां पर डिसाइड करना है। ठीक है, तो क्या समझाया मैंने आपको कि एरिया इज, क्या बोला मैंने कि इफ एरिया इज गिवन यूज बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव वैल्यू, समझ आ गया होगा। और थर्ड चीज बोलता है कि एरिया ऑफ कोलिनियर पॉइंट इज 0। कोलिनियर पॉइंट क्या होते हैं, ये तो समझने वाली बात है, लीनियर कोलिनियर। अगर आप लोग ध्यान से देखें तो इस वर्ड का मीनिंग होता है एक ही लाइन पर आने वाले पॉइंट, समझो 3 पॉइंट है। ठीक है, क्या ये इसका एरिया निकाल सकते हो? तो नहीं, आप वायर का एरिया निकाल सकते हो, लेकिन ये तो 3 पॉइंट है ना, क्या आप इनका एरिया निकाल सकते हो? एरिया किसका निकलता है? एक क्लोज्ड क्या बोलूंगा मैं आपके सामने, एक क्लोज्ड फिगर का एरिया किसका निकलता है? हमेशा क्लोज फिगर का, एक टाइल्स का एरिया निकालते हो ना आप, तो वो क्लोज होता है कि नहीं होता? तो वैसे ही जब ये 3 पॉइंट, अगर ये पॉइंट इधर का ही होता और ये तीनों पॉइंट एक दूसरे से मैच कर रहे होते, तब हम इसका एरिया निकाल सकते थे। एरिया क्या होता है? नीचे वाली चीज। पैरामीटर क्या होता है? जब हम किसी की, हमें क्या करना है, साइड बाय साइड वॉल करनी है, हमारे चारों तरफ वॉल करनी है, तो वो पैरामीटर होता है। ये जो हमने वॉल कर दी इसकी, वॉल्यूम क्या होता है? ये पूरा सरफेस, मतलब उसके अंदर पानी कितना भरा जा सकता है, उसके अंदर एयर कितनी होगी, वो पूरा। जब हाइट दे दी जाती है, लेंथ और ब्रेथ के साथ हाइट दे दी जाती है, तब हम वॉल्यूम चेक करते हैं 3D में। जब हम 2D में बात करते हैं तो हम एरिया चेक करते हैं। क्यों? क्योंकि देखो हमारे पास सिर्फ क्या है, एक सरफेस है जहां पर हमें चेक करना है कि एरिया कितना है, तो हम कितना चल सकते हैं, उसके अंदर कितना खेल सकते हैं। और पैरामीटर क्या होता है? पैरामीटर उसकी साइड की वॉल्स होती हैं, जब हमें उसकी दीवार करनी होती है, बाउंड्री करनी होती है। ठीक है, तो अब कोलिनियर पॉइंट क्या है? कोलिनियर तो एक ही लाइन पर आने वाले 3 पॉइंट है, समझना, एक ही लाइन पर आने वाले 3 पॉइंट है। तो एक्चुअली में ये तो क्लोज फिगर ही नहीं है, तो क्या इसका एरिया निकलेगा? नहीं निकलेगा, लेकिन इसका एरिया कितना हो जाएगा? 0। तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि कोलिनियर पॉइंट जब भी बोला जाए आपके पास, तो आपके पास एरिया कितना होगा? एरिया होगा 0। तो यहां पर जो आपको वर्ड में फंसा रखा है ना कि द एरिया ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय 3 कोलिनियर पॉइंट, तो 3 कोलिनियर पॉइंट से कभी भी ट्रायंगल फॉर्म ही नहीं हो सकता, तो वहां पर एरिया कितना हो जाता है? 0 हो जाता है। तो ये 3 पॉइंट हैं, आपको इन्हें मार्क करके अपनी कॉपी में लिख लेना है। ठीक है, यही एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है। तो आपको सिर्फ ये वाला फॉर्म याद रखना है। ठीक है, अब मैं आपको क्वेश्चंस कराऊंगा, तब आपको समझ में आएगा कि एक्चुअली में चल क्या रहा है या होगा क्या। ठीक है, चलो तो हम लोग एग्जांपल नंबर 17 से चालू करते हैं। चलो एग्जांपल नंबर 17 क्या कहता है? एग्जांपल नंबर 17 कहता है फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल हुज वर्टाइसेस कितनी दे रखी है? 3 8 -4 2 5 1 दे रखा है। ये 3 वर्टाइसेस आपको दे रखी है, आपसे पूछ रखा है फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो अभी मैंने आपको क्या बताया था? x1 x2 y1 y2 नहीं, मैंने आपको बताया था x1 y1 x2 y2 x3 y3। ठीक है, आप z से भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है कि x2 y1 y2 z1 z2, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, अल्फाबेट है, वो तो डिनोट कर सकते हैं हम लोग। तो देखो ये क्या हो गया? ये x1 हो गया, ये क्या हो गया? y1 हो गया, ये क्या हो गया? x2 हो गया, नहीं ये तो हाँ इसको x2 कर लो, तो ये y2 हो गया, ये x3 हो गया, तो ये y3 हो गया। भैया इसी सीक्वेंस में खेल लिए, किसी और सीक्वेंस में भी तो ले सकते हैं। अभी मैं वीडियो बना रहा हूँ, तो हो सकता है किसी बच्चे के दिमाग में ये डाउट आ जाए कि भैया जरूरी है कि जैसा दिया हुआ वैसा का वैसा सीक्वेंस लो। सीक्वेंस तो कुछ भी ले सकते हैं ना? हाँ, सीक्वेंस कुछ भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, अभी मैं आपको करके बताऊंगा दूसरे सीक्वेंस से भी, तब आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, कैसे? तो फॉर्मूला क्या होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल का? हाफ x1 y1 x2 y2 x3 y3। ये वाला सीक्वेंस नहीं बिगाड़ सकते। ठीक है, ये वाला सीक्वेंस आपको बिल्कुल सेम ऐसा क्या ऐसा रखना पड़ेगा। ये नहीं कर सकते आप कि x1 y1 को इधर लिख लो, x1 y1 और ये सारे को इधर लिख दो। ठीक है,
इस चीज को, ये फॉर्म के साथ कोई भी गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। चलो करते हैं। हाफ x1 की वैल्यू 3 8 -4 2 5 1 1 1 1 हो गया काम। अब ये तो हम सॉल्व कर सकते हैं, ये तो 3 ऑर्डर का क्या डिटरमिनेंट निकालना है, तो चलो निकालते हैं। हाफ किसी भी एक रो से क्या करता हूँ मैं, एक्सपांड करता हूँ, तो एक्सपेंडिंग अलोंग R1 ही कर लेते हैं जब 0 नहीं है तो, ठीक है। 3 2 मिनट, हाँ 3, चलो तो ये छुपाऊंगा ये छुपाऊंगा, तो क्या बच रहा है 2 1 1 1 -8, ध्यान रखना अल्टरनेटिव साइन चलते हैं, हो जाएगा -4 5 1 1, ठीक है। 2 मिनट शोर आ रहा है, मैं बंद कर रहा हूँ। चलिए ठीक है, तो अब ये कर दिया, उसके बाद क्या होगा, प्लस का 1, ये छुपाओ ये छुपाओ, तो हो जाएगा -4 2 5 1 1, ठीक है। यहाँ तक तो आप लोगों को आई थिंक समझ में आ गया होगा, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए ये क्या होगा, हाफ 3 2 -1 डायरेक्ट कर दूं, अब तो लिखने की जरूरत नहीं है, -8 -4 -5 प्लस का 1 तो खत्म, -4 माइनस का 10, यहाँ तक तो कोई दिक्कत आई थिंक नहीं आनी चाहिए, ठीक है। चलो जब नहीं आ रही है तो अब यहाँ सॉल्व कर लेते हैं। क्या आना चाहिए, हाफ, ठीक है। 3 2 -1 1 तो 3 हो जाएगा, डायरेक्ट कर रहा हूँ मैं, 3 -4 -5 -9 तो ये हो जाएगा प्लस का 72, 9 8 से 72, प्लस का 72 हो जाएगा, ठीक है। ये गलती नहीं करना, प्लस का 72 होगा, और ये कितना हो जाएगा, माइनस का 14 हो जाएगा, ठीक है। हाफ 75 -14 कितना होता है, 1 6, तो 61/2, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या गया, 61/2 स्क्वायर यूनिट। क्यों भाई, क्योंकि एरिया कैसा होता है, हमेशा स्क्वायर में होता है ना, ठीक है। तो आपको ये स्क्वायर यूनिट वहां पर लिख देना है, ठीक है। तो बस ये आ गया आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल को हम लोग जो 10th क्लास में वैसे सॉल्व करते थे उस कोऑर्डिनेट वाली मदद से, यहां से इस तरह से भी हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत मुझे नहीं लगती कि आप लोगों को दिक्कत आई होगी, बस आपको ये वाला जो फॉर्म है ना इसको समझना है, इसको सिर्फ लिखना है x1 y1 x2 y2 x3 y3। अब मैं एक काम करता हूँ, आप लोगों को थोड़ा सा चेंज करके बताता हूँ कैसे, आप लोगों के सामने चेक करूंगा मैं भी, ठीक है। चलो इस बार मैं कुछ चीजें बदल देता हूँ, क्या कर देते हैं, इस बार हम लोग इसको x1 y1 मान लेते हैं, ये x1 ये y1 ये x2 ये y2 ये x3 ये y3, कोई दिक्कत नहीं। चलो तो 5 1 -4 2 3 और 8, इस बार क्या करेंगे, यहां से वो करेंगे, ओपन करेंगे। चलो स्पेंडिंग अलोंग R1 ये तो सही है, चलो ठीक है। तो 5 से करते हैं, 5 तो ये छुपाएगा 2 1 8 1, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, फिर हो जाएगा 1, ठीक है। तो ये छुपाओ ये छुपाओ, ये हो जाएगा -4 1 और 3 का 1, फिर आप ये 1 छुपाओ तो ये रहेगा, ये छुपाओ ये छुपाओ तो हो जाएगा -4 2 3 और 8, यहाँ तक भी कोई दिक्कत नहीं आएगी होगी। चलो चेक करते हैं, 5 ये तो हो जाएगा 2 -8, कोई दिक्कत नहीं, हाँ 2 -8, ये 1 है, कोई दिक्कत नहीं, -4 -3 ये चेंज हो गया यहाँ पर, प्लस -4 8 जा 32, माइनस का 32 और माइनस का 2 3 जा 6। चलो इसको कैलकुलेट करते हैं, तो ये हो जाएगा -6, ये सब मिटा देता हूँ मैं, हाँ ठीक है। ये हो जाएगा -6 तो ये हो जाएगा -30, चलो ये हो जाएगा -4 -7 तो ये हो जाएगा +7, और ये हो जाएगा -38, जब -38 हो जाएगा, ठीक है। तो ध्यान से देखो, ये हो जाएगा -68 और +7 जो कि लास्ट में होता है 61। अरे यार थोड़ी सी दिक्कत तो हो गई है कहीं ना कहीं, ठीक है। क्या दिक्कत हो गई है बता सकते हो मुझे, यहाँ तो ये माइनस का आ रहा है, वहां प्लस का था, समझ रहे हो आप लोग, क्या बताया मैंने आपको कि वहां तो प्लस का आ रहा था, यहाँ तो ये माइनस का 61 आ रहा है। इससे पहले मैंने आपको एक रिमार्क लिखवा रखा था, आई थिंक अगर आप लोगों को ध्यान हो तो, सोचो क्या रिमार्क लिखाया था। तो यार वीडियो बनाते हैं ना तो मैं कभी कभी वो उस वाले फील्ड में चला जाता हूँ कि बच्चे सामने से कमेंट करेंगे, क्योंकि मैं ऑनलाइन क्लास लेता हूँ ना, तो लाइव क्लासेस में ऐसा होता है कि बच्चे सामने से बोलते रहते हैं, मैं यहाँ पर पढ़ाता रहता हूँ, ठीक है। तो
तो आप लोगों को समझ में आया होगा कि ये -61/2 जो आया है, और उस वाली फॉर्म में जब 61/2 आया था तो मैंने आप लोगों को अभी जो रिमार्क्स लिखवा रखे थे कि एरिया हमेशा पॉजिटिव होता है, सिंस का साइन तो ये होता है, तो देयरफॉर का साइन, सिंस एरिया इज ऑलवेज पॉजिटिव, देयरफॉर एरिया इज 61/2। खत्म। समझ आया? तो यही मैंने आप लोगों के सामने करके दिखाया कि कुछ बच्चे हो सकता है माइनस में क्यों आ रहा है, बार बार जाके चेक करें, बार बार कैलकुलेशन चेक करें। नहीं, क्यों? क्योंकि भाई एरिया हमेशा पॉजिटिव होता है तो आप उसकी वैल्यू पॉजिटिव ही लोगे, आपको सिर्फ उसके एब्सोल्यूट वैल्यू से मतलब है, ये साइन से मतलब नहीं है। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा, मैंने दोनों तरह से करके दिखा दिया है। तो आप लोग जिस भी तरह से करें कोई दिक्कत नहीं है, अगर साइन में ऐसी कोई गड़बड़ी आए तो उसमें घबराने वाली कोई भी जरूरत नहीं है, सेम चीज है। ठीक है, चलो अब अगर एग्जांपल नंबर 17 आपको समझ आ गया होगा तो क्वेश्चन फर्स्ट का 1 2 3 ये तीनों आपके होमवर्क है। चलो क्वेश्चन एग्जांपल नंबर 18 और करते हैं। एग्जांपल नंबर 18 यहाँ पर क्या बोल रखा है, देखो यहाँ पर सेम चीज है जो मैंने आपको बताई है कि यहाँ पर क्या है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन। पहले तो हमें इक्वेशन ऑफ लाइन लानी है यूजिंग डिटर्मिनेंट। आपको याद होगा 10th में हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड करते थे, कैसे x2 - x1 y2 - y1 अपॉन x2 - x1, उस तरह से एक फॉर्मूला था। ठीक है, तो यहाँ पर हमें डिटर्मिनेंट की मदद से करना है। अब तो 10th क्लास गई भैया, अब थोड़ी किसी को याद होगा, अब कौन याद रखता है, याद रखो। ठीक है, तो फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन, तो हमें क्या दे रखा है, पहले तो ए और बी देखा है। अब इस क्वेश्चन में कंफ्यूज नहीं होना, इस क्वेश्चन में कंफ्यूज क्यों नहीं होना, क्योंकि इस क्वेश्चन में दो क्वेश्चन छुपे हुए हैं अंदर ही अंदर। पहले आपसे बोल रखा है कि इक्वेशन ऑफ लाइन लाओ, तो इक्वेशन ऑफ लाइन भाई हमेशा क्या होती है, वेरिएबल्स में होती है ना, एक्स और वाई में होती है। तो यहाँ पर तो भैया तीन कोऑर्डिनेट्स दे ही रखे हैं, तो दो ही कोऑर्डिनेट दे रखे हैं, तो यहाँ कैसे करेंगे, तो कुछ नहीं करना आपको। ए कोऑर्डिनेट जो भी दे रखा है कितना 1 3, और बी कोऑर्डिनेट कितना दे रखा है 0,0। ठीक है, तो अभी हम सिर्फ इतना करते हैं, इतने से हमें इक्वेशन ऑफ लाइन लानी है। इक्वेशन ऑफ लाइन कैसे लाएंगे, हम लोग डिटरमिनेंट के पास जाएंगे, x1 x2 x1 y1 x2 y2 x3 y3 1 1 1। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी आई थिंक। हाफ। चलो अब अगर आप लोगों को पता हो कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन, क्या बोल रखा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन, आपको निकाल कर लाना है इक्वेशन ऑफ लाइन। अब जब लाइन निकाल कर लाना है तो लाइन का एरिया क्या होता है, 0 होता है। क्यों? क्योंकि क्लोज फिगर नहीं है, तो आपको अब इसकी वैल्यू क्या रख लेनी है, यहाँ पर 0 रख लेनी है। ठीक है, तो x1 की वैल्यू 1, y1 की वैल्यू 3 1 0 0 1। ठीक है, अब x3 और y3 को आप x3 y3 मत लिखो, क्यों? क्योंकि यहाँ पर कोऑर्डिनेट है नॉर्मल, तो आप x और y लिखो, 1 लिखो। भैया ऐसा क्यों कर रहे हो, x3 y3 क्यों नहीं लिख रहे हो? क्योंकि आप लोग x3 y3 करके लाओगे या xy करके लाओगे, आपको तो इक्वेशन लानी है ना, सिंपल सी बात है। तो इक्वेशन में x और y है, आपके पास दोनों कोऑर्डिनेट वेरिएबल है, दोनों अलग अलग है। ठीक है, तो बस अब लोग आप सॉल्व कर सकते हो, इसको उधर भेज दो तो ये तो 0 हो गया। अब आप इसको खोल दो तो यहाँ देखो मैक्सिमम 0 किस लाइन में, इस लाइन में है कि नहीं, तो यहीं से खोल देते हैं डायरेक्ट। चलो, तो एक्सपेंडिंग अलोंग R2, एक्सपेंडिंग, ये मैं अभी लिख रहा हूँ आप लोगों के लिए R2। अब R2 में ध्यान रखना कि ये कौन सा एलिमेंट है, ये है 2 3। कौन सा एलिमेंट है, 2 3, जो कि कैसा है, एक ऑड नंबर है, और ऑड नंबर है तो माइनस का साइन आएगा। ध्यान रखना, ये गलती नहीं करना। क्यों? क्योंकि यहाँ से चालू होता है माइनस प्लस माइनस, तो माइनस का साइन आगे, फिर इसको छुपाओ इसको छुपाओ, तो ये आएगा 1 3x और y माइनस 3x और माइनस का साइन बाहर इक्वल टू 0, तो ये माइनस तो इधर आके खत्म हो गया, तो यहाँ से आ गया y माइनस 3x इक्वल टू 0, तो y इक्वल टू 3x। ये आ गई आपकी इक्वेशन ऑफ लाइन। मतलब कहीं ना कहीं ये लाइन y इक्वल्स टू x की लाइन क्या बनती है, ये बनती है कि नहीं बनती, ये है y इक्वल्स टू x की लाइन। अब y इक्वल टू 3x की लाइन कैसी बनेगी, तो सोच सकते हो क्या वो इस तरफ झुकेगी या इस तरफ झुकेगी, ये आपको देखना है। तो ये कैसे देखोगे, सिंपल सी बात है, जब आप x की वैल्यू 1 रखो 0 रखोगे तो y की वैल्यू 0, मतलब यहीं से पास होगी ओरिजिन से। जब आप x की वैल्यू 1 रखोगे तो y की वैल्यू 3 हो जाएगी। मतलब देखो अभी आपकी ये x की वैल्यू 1 पर y की वैल्यू 1 थी, तो ये कौन सा कोऑर्डिनेट था, 1,1 था। लेकिन अब आपकी x की वैल्यू 1 पर ये 1 है, आपकी वैल्यू हो जाएगी 3, तो ये 3 यहाँ आ रहा है, तो मतलब यहाँ 3 तो गलत हो रहा है। तो अब आप अपनी लाइन को झुका दोगे। ठीक है, कैसे झुका दोगे बताता हूँ। ये बनेगी आपकी लाइन जो ओरिजिन से पास हो रही है। देखो अब ये सही आ रही है बिल्कुल, ये हो गया 1,3।
तो ऐसे बनाते हैं लाइन की, ये झुक गई क्यों, क्योंकि भाई अब वैल्यू क्या करेगा, ये जल्दी जल्दी लेने लगेगा। ये चीज मैं आपको नॉलेज क्यों दे रहा हूँ, क्योंकि देखिए जहां भी मैं आपको क्लियर वर्ड्स में दूं, जहां भी मैथ टफ होने लगे ना, वहां ग्राफ्स का यूज करो। ग्राफ बहुत इजी चीज है, एक टूल है हमारे पास, हमारा एक दोस्त होता है ग्राफ्स। ग्राफ हमारी बहुत सारी मदद करते हैं, इसलिए मैंने आप लोगों को बोल रखा है कि मॉड एक्स का, लॉग एक्स का, ई की पावर एक्स का, सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के, इनकी फिर वैल्यू याद करने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए तो ये ग्राफ में आपको समझ में आया होगा कि y इक्वल्स टू x की लाइन ये बनती है, तो y इक्वल्स टू 3x की लाइन इधर झुक जाती है। ठीक है, तो आपको यहां तक तो कोई दिक्कत होगी ही नहीं। चलिए अब जैसे आप x की वैल्यू 1 रखोगे, y की वैल्यू 3 होगी, तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अभी ये आधा क्वेश्चन हुआ है, तो आपने अभी इक्वेशन ऑफ क्या लाया हो, लाइन लाया हो सिर्फ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है वो देखते हैं हम उसी में। इसी क्वेश्चन में नेक्स्ट चीज उसने बोल रखी है कि फाइंड k की वैल्यू इफ d k0 इज अ पॉइंट सच दैट एरिया ऑफ ट्रायंगल दे रखा है 3 स्क्वायर यूनिट। तो हमें पहले क्या दे रखा है, एरिया ऑफ ट्रायंगल दे रखा है 3 स्क्वायर यूनिट। ठीक है, ये दे रखा है, और आपको एक और कोऑर्डिनेट दे रखा है d करके, जो है k, 0। तो आपको k की वैल्यू लानी है, तो देखो भाई एरिया ऑफ ट्रायंगल फिर से लगाएंगे, हाफ x1 y1 x2 y2 x3 y3 1 1 1। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, चलो हाफ x1 की वैल्यू 1 3, y1 की वैल्यू 0 0, और जो आपकी x3 की वैल्यू है k, 0 1 1 1। अब यहां पर मैं आप लोगों से चाहता हूं कि 2 मिनट मैं रुका हुआ हूं कि आप लोग सोचो कि यहाँ एक्चुअली में क्या आएगा। यहाँ पर वैल्यू अपने मन में सोचना, क्योंकि यहाँ तो आप मुझे कमेंट नहीं कर सकते, यहाँ तो मुझे नहीं बता सकते आप लोग, लेकिन आप लोग 2 मिनट के लिए सोचना है कि यहाँ पर क्या वैल्यू होगी। सिंपल सी बात है भाई, एरिया ऑफ ट्रायंगल दे रखा है, तो ये रहा 3 एरिया ऑफ ट्रायंगल, हो गया काम खत्म। नहीं, जिन लोगों ने भी सोचा कि यहाँ वैल्यू 3 आई थी वो सारे लोग गलत हैं, और जिन लोगों ने भी सोचा कि यहाँ पर वैल्यू +-3 आएगी वो सारे लोग सही हैं। तो अपने आप को पीछे से शाबाशी दे देना जिन लोगों ने भी प्लस माइनस सोचा है। ठीक है, कि यहाँ पर प्लस माइनस आएगा भाई, क्यों आएगा, क्योंकि हमें वो वैल्यू निकालनी है, और वो वैल्यू नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों हो सकती है। ठीक है, तो नेगेटिव भाई, दो नेगेटिव का मल्टीप्लाई करके भी तो पॉजिटिव वैल्यू आ सकती है ना। जैसे 3 3 जा 9 होता है, तो क्या 3 3 जा 9 सिर्फ एक ही केस में होता है? नहीं, -3 × -3 करोगे तब भी तो 9 होता है। तो दोनों वाले केस बदल गए ना यहाँ पर, तो वही कंडीशन यहाँ पर लगाएंगे। चलो करते हैं। अब इसको कैसे लिखोगे भाई, +-3 को भैया कैसे करते हैं, तो पहले हम लोग इसको एक्सपांड कर लेते हैं, हाफ इसी वाले से कर ले, तो ये माइनस का साइन क्यों, क्योंकि 8 2 3 है, तो 2 + 3 5 होता है, जो कि एक ऑड नंबर, इसलिए हम लोग माइनस करा दिया। ये छुपाओ ये छुपाओ, तो ये हो जाएगा 1 3 k0, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर +-3, तो ये हाफ 0 माइनस का 3k, माइनस बाहर चल रहा है, +-3, तो ये +-3 इक्वल टू, अब देखो ये कितना हो गया, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ये हो गया डायरेक्ट 3k/2। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब हम सॉल्व करेंगे इसे सेपरेट, कैसे, एक बार मैं वैल्यू लूंगा 3 और एक बार मैं वैल्यू लूंगा -3, बस यही आपको करना था, और इसी से आपके सारे एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सारे सॉल्व हो जाएंगे इन 2 क्वेश्चन से। तो हो गया 6 = 3k, तो k की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ से 2 आ गई, यहाँ पर कितना हो गया -6, यहाँ पर 3k, तो k की वैल्यू कितनी हो गई, -2 हो गई। तो यहाँ पर k की वैल्यू दोनों है, क्या बोल रहा हूँ, k की दोनों वैल्यू है, 2 भी है और -2 भी है। तो आप यहाँ पर लिखोगे k = +-2। आपकी बुक में माइनस प्लस लिख रखा है, तो उससे कोई डरने वाली बात नहीं है, सेम ही चीज है। ठीक है, तो ये होता है आपका क्वेश्चन नंबर, एग्जांपल नंबर 18 खत्म। एग्जांपल नंबर 18 में हमने एरिया ऑफ ट्रायंगल भी निकालना सीखा, एग्जांपल नंबर 17 में हमने एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना भी सीखा, एग्जांपल नंबर 18 में हमने इक्वेशन ऑफ लाइन भी सीखी। इक्वेशन ऑफ लाइन पूछी जा सकती है आपसे, और आपने सीखा कि किसी भी अगर कोऑर्डिनेट को वो लोग दे दें कि भाई ये कोऑर्डिनेट की वैल्यू निकाल कर लाओ, तो आपको यहाँ बस इस बात का ध्यान रखना है कि जो भी एरिया ऑफ ट्रायंगल दे रखा होगा उसको आपको दोनों वैल्यूज लेनी है, प्लस वैल्यू भी लेनी है और माइनस वैल्यू भी लेनी है। ठीक है, अब मैं आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 1 होमवर्क में देता हूं कि आप लोग क्वेश्चन नंबर 1 खुद से ट्राई करेंगे और खत्म करेंगे, और अगर नहीं बनेगा तो आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताएंगे कि भैया नहीं बन रहा है, आप एक और बार बता दो, तो मैं बता दूंगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है,
चलो चाहो तो मैं करके बता देता हूँ, एक क्वेश्चन और करके बता देता हूँ, सेकंड क्वेश्चन नंबर 1 का है, ताकि आप लोगों के लिए और हेल्प हो जाए। तो हम लोग इस एक्सरसाइज को इसी वीडियो में खत्म कर देंगे, ठीक है। चलो तो मैं क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड वाला क्वेश्चन ले लेता हूँ। एक्चुअली में क्या है कि फैन अगर मैं ऑन करूँगा ना मेरे रूम का, तो आप लोगों को आवाज़ कम आएगी, इसलिए थोड़ा सा गर्मी लग रही है। हाँ चलो ठीक है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल का सिंपल सा फॉर्मूला है भाई, ये तो याद हो गया होगा अब तक, x1y1 x2y2 x3y3 1 1 1, खत्म हो गया काम। रख दो भैया वैल्यूज 2 7 1 1 10 और 8 1 1 1, इनको नहीं भूल जाना। हाफ इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल दो। हाफ किसी भी एक से क्या करो, ओपन कर दो। क्यों? क्योंकि यहाँ तो हम किसी से भी कर सकते हैं ना, हमारे पास क्या नहीं है, जीरो नहीं है, तो हमें टेंशन नहीं है, ठीक है। जीरो होता तो हम लोग सोचते हैं कि यार कहाँ से करें, ज़्यादा टाइम बचाएगा हमारा, लेकिन यहाँ पर तो हमारे पास कहीं भी जीरो नहीं दिख रहा है, तो हम लोग कहीं से भी इसे ओपन कर सकते हैं। तो चलो इसी से कर देते हैं, एक्सपेंडिंग अलोंग अलोंग एक्सपेंडिंग अलोंग R1। ये मैं अभी आप लोगों के लिए लिख रहा हूँ 2, तो ये छुपाओ, ये छुपाओ, ये 1 1 8 1, ठीक है। माइनस का 7, माइनस क्यों लिया भैया? क्योंकि ये 2 1 2 एलिमेंट है, 2 1 एलिमेंट नहीं है, 1 2 एलिमेंट, जो कि एक ऑड नंबर होता है, जब उसे सम करते हो तो 1 + 2 3 होता है, इसलिए माइनस लिया। ये छुपाओ, ये छुपाओ, ये होगा 1 1 10 1 प्लस का 1, ये छुपाओ, ये छुपाओ, 1 1 1 1 10 8, खत्म। चलो सॉल्व करते हैं इसे। हाफ 2 1 - 8 -7 1 - 10 प्लस 1 8 - 10, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आई थिंक। चलो निकाल देते हैं आंसर फटाफट से। ट्रायंगल कितना होता है? हाफ 2 1 - 8 -7 -7 × 2 -14 1 - 10 -9 -9 × -7 + 63 8 - 10 -2, ठीक है। ये हो गया आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल हाफ। ये हो गया माइनस का 16 प्लस का 63, तो 53 53 - 6 57, तो आ गया 57/2 स्क्वायर यूनिट। ये आया आपका आंसर। एक बार चेक कर लेते हैं हम लोग पीछे से जाकर, ठीक है। चलो फटाफट से चेक करते हैं क्या आ रहा है। सेवन अपॉइंट 2, इन लोगों ने कुछ गड़बड़ी करी क्या? हाँ 63 53, अरे यार ये गलती कर दी ना, 47 आ गया ये, ठीक है। तो ये आ गया 47/2 स्क्वायर यूनिट, आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलो अब ये क्वेश्चन हो गया आपके से सॉल्व, तो मुझे उम्मीद है कि बाकी के 2 क्वेश्चन भी आप लोग सॉल्व कर लोगे, ठीक है। चलो ठीक है। चलो तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है? नहीं क्वेश्चन नंबर 3 नहीं, सेकंड, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है? शो दैट द पॉइंट्स आर कोलिनियर। अब हमें क्या बताना है? कोलिनियर है ये पॉइंट। तो हमें क्या दे रखा है? हमें दे रखा है ए बी प्लस सी बी सी प्लस ए और सी ए प्लस बी। इसे हमें कोलिनियर बताना है, तो चलो कोलिनियर बताते हैं। चलो तो हमें इसे कोलिनियर बताना है, हम लोग बताते हैं, ठीक है। कोलिनियर कैसे बताते हैं? अभी आप लोगों को मैंने बता रखा था कि कोलिनियर होने का मतलब है कि एक ही लाइन पर तीनों पॉइंट आना, मतलब इसका एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा, और आंसर आ जाएगा। देखो कैसे कोलिनियर कैसे बताएंगे हम इसको, बस इसका एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालेंगे और वो अगर 0 आ गया तो हमारा काम हो गया। x1 y1 x2 y2 x3 y3 1 1 1, ठीक है। यहाँ तक तो कोई दिक्कत किसी को नहीं होगी, ये फॉर्म तो अब तक याद हो गया होगा। x1 a y1 b प्लस c, इसको नाम नहीं चेंज कर लेना, इसको c और इसको b मत मान लेना, ये b प्लस c एक ही यूनिट है। b c प्लस a 1 c a प्लस b 1। चलो इसको खोल देते हैं, एक्सपेंड कर देते हैं। 0 तो है नहीं तो कहीं से भी एक्सपेंड कर सकते हैं, तो एक्सपेंडिंग अलोंग R1 करो, R1 से एक्सपेंड। हाफ
ए, ये छुपाओ ये छुपाओ, तो ये हो गया सी प्लस ए, ये हो गया ए प्लस बी, 1 1 माइनस बी प्लस सी। यहाँ पर गलती नहीं कर देना कि डायरेक्ट बी प्लस सी लिख दो, ठीक है, बता देता हूँ मैं क्या हो गया। गलती से अगर मैंने लिख दिया माइनस बी प्लस सी तो सी भी तो नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि ब्रैकेट का रोल कहाँ जाएगा फिर आपका। यहाँ पर गलती नहीं करना है, ये छुपाओ ये वाली ये छुपाओ, बी सी 1 1 और प्लस 1, ये छुपाओ ये छुपाओ, बी सी प्लस ए सी ए प्लस बी, ठीक है। यहाँ तक तो कोई दिक्कत आई थिंक नहीं होगी। हाफ, चलो ए मल्टीप्लाई करो तो सी प्लस ए हो जाएगा माइनस ए प्लस बी। क्या मैंने करेक्ट लिख रखा है? नहीं, यहाँ पर मैंने करेक्ट नहीं लिखा हुआ है। क्यों नहीं लिखा हुआ है? क्योंकि करेक्ट कुछ और होगा। करेक्ट क्या होगा? ब्रैकेट लगेगा भैया यहाँ पर, ब्रैकेट लगेगा तो ये दोनों माइनस के बन जाएंगे। तो अब ध्यान रखना ये माइनस कहाँ से आ रहा है, ये आ रहा है यहाँ से, कि आप जब इसको a प्लस बी मल्टीप्लाई करते हो तो वो a प्लस बी होता है और ये माइनस का साइन दोनों के साथ होगा। ध्यान रखना, चाहो तो मैं एक बार कर देता हूँ, प्लस माइनस बी प्लस सी, ठीक है, ये ब्रैकेट क्लोज कर दिया। अब ये हो गया b माइनस सी और बढ़िया प्लस 1, ये हो जाएगा b a प्लस बी माइनस सी प्लस ए। बहुत लंबा गया यार ये तो, चलो कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अभी देखो सब कैंसिल होंगे आपके सामने, ए सी प्लस ए माइनस बी, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी, माइनस बी प्लस सी और बी माइनस सी। ध्यान से देखो ये कौन सी आइडेंटिटी बन गई, ये बन गई बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर वाली, और प्लस इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना हो जाएगा, ए बी प्लस बी स्क्वायर माइनस का सी स्क्वायर माइनस का ए सी। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी किसी को भी, ठीक है। चलो इसको यहाँ सॉल्व कर देते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना हो गया, हाफ। अब देखो इससे ये कैंसिल आउट, तो ये ए बचा बाहर, तो ये अंदर क्या बच रहा है, अंदर बच रहा है सी माइनस बी, फिर माइनस इसको मैं लिखता हूँ डायरेक्ट बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। अब यहाँ पर भी ब्रैकेट का रोल नहीं भूल जाना कि आपने डायरेक्ट लिख दिया बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, यहाँ पर भी गलती कर दोगे, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, ये ब्रैकेट और प्लस माइनस ही आपके मार्क्स कटवाएंगे, इसके अलावा कोई दिक्कत नहीं होगी। ये हो गया ए बी, अब बी ए लिखूँ ए बी लिखूँ कोई दिक्कत नहीं है, प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर माइनस ए बी। चलो यहाँ तक आ गए, यहाँ और करते हैं, ये मल्टीप्लाई कर दो तो हो गया ए सी माइनस ए बी माइनस बी स्क्वायर, ब्रैकेट खोल दो, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो ये सी स्क्वायर हो गया प्लस का। यहाँ भी ब्रैकेट खोल दो तो प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर माइनस ए बी। अब आप लोग ध्यान से देख पा रहे होंगे तो ये प्लस का बी स्क्वायर से माइनस का बी स्क्वायर प्लस के सी स्क्वायर से माइनस का सी स्क्वायर, ये कैंसिल हो गया। अब आप लोग, मैंने कुछ गड़बड़ी कर दी क्या, ये ए सी होगा, ए सी को मैंने ए बी लिख दिया यहाँ पर, तो ये ए सी है, ठीक है। क्या होता है वो एकदम वर्टिकल देखना पड़ता है ना, तो थोड़ा सा हो जाती है चीज़ें कभी कभी, ठीक है। तो ये माइनस के ए बी से प्लस का ए बी खत्म, ये प्लस के ए सी से माइनस का ए सी खत्म, तो आंसर क्या बचा, 0, खत्म बात, 0 इंटू हाफ, तो ये आ गया 0। अब जब एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 आता है तो क्या होता है भाई, एरिया ऑफ ट्रायंगल मतलब ये क्लोज फिगर नहीं होगा, इसलिए एरिया ऑफ 0 क्या आया, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या आया, 0 आया। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल अगर 0 आ गया तो आप यहाँ पर एक बहुत अच्छी सी लाइन लिखोगे, जो मस्त लाइन क्या है, हेंस द पॉइंट्स आर कोलिनियर, खत्म, बस इतनी सी बात थी। तो आपको मुझे लगता है कि ये चीज समझ आई होगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, इसको और देखते हैं। कल हम पढ़ेंगे माइनर्स कोफैक्टर्स। ये क्या चीज है, बहुत पका हुआ बोरिंग सी चीज है, नहीं नहीं मजेदार चीज है भाई, ऐसी बात नहीं है, बहुत मजा आएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का मैं एक क्वेश्चन करूंगा, एक आप करोगे, वैसे तो सब में 0 है तो हम लोग कोई दिक्कत नहीं है। फाइंड द वैल्यू ऑफ के, हमें एरिया ऑफ कितना दे रखा है, एरिया ऑफ ट्रायंगल, क्वेश्चन नंबर 3 एरिया ऑफ ट्रायंगल दे रखा है 4 स्क्वायर यूनिट दे रखा है, ठीक है। चलो फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है उसका, K0 4 0 और 0 2, ये दे रखा है आपके सामने, आपसे बोल रखा है फाइंड द वैल्यू ऑफ के। तो बस सिंपल सी चीज है, वही फॉर्मूला लगाएंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल का, x1 y1 x2 y2 x3 y3 1 1 1। तो यहाँ पर मैं 4 लिख लेता हूँ क्योंकि ये 1 है,
समझ तो गए होगे आप लोग। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर एक्चुअली में प्लस माइनस दोनों आएगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि एरिया ऑफ ट्रायंगल हमें गिवन है। चलो तो सॉल्व कर देते हैं, तो बहुत अच्छी बात होगी। हाफ x1 की वैल्यू k01 401 नहीं 401 हाँ, और हो गया 0 to 1। भैया ये सेकेंड कॉलम से कर देते ना तो ये हो जाएगा। तो देखो ध्यान से, ये कौन सा एलिमेंट है 1 2, ये कौन सा एलिमेंट है 2 2, ये कौन सा एलिमेंट है 2 3। तो मतलब ये नेगेटिव आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि ये ऑड नंबर होता है। तो बस नेगेटिव से बोल दो, ये छुपाओगे ये छुपाओगे तो होगा k411, खत्म। बाकी सब तो जीरो हो जाएंगे। हाफ 2 प्लस माइनस 4 तो ये होगा माइनस का 2 k माइनस का 4 हाफ इक्वल्स टू प्लस माइनस 4। ठीक है, तो ये हो जाएगा सीधा सीधा क्या -2k प्लस 8। ठीक है, -2k और ये माइनस माइनस प्लस तो ये प्लस का 8, और हाफ तो आपका ऑलरेडी बाहर चल ही रहा है, वो प्लस माइनस 4 भी चल रहा है, इसका ध्यान रखना है। तो ये हो गया माइनस का k प्लस का 4। मैंने क्या किया, अंदर 2 को मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस माइनस 4। अब यहाँ से दो चीजों में बट गया, +4 लेकर चलोगे आप एक बार -4 लेकर चलोगे, हो गया। तो ये हो गया, देखो +4 से +4 कैंसिल, तो k की वैल्यू कितनी आ गई, डायरेक्ट 0 आ गई। और यहाँ से क्या आ गई, -k इक्वल्स टू -8, तो k की वैल्यू कितनी है 8 आई। तो k की वैल्यू है 0, एक है 8। ठीक है, हम लोग पीछे से चेक कर लेते हैं। तो k की वैल्यू 0 और 8 बिल्कुल सही आई है। तो ये अभी तक आपको समझ में आ गया होगा कि जब भी एरिया ऑफ ट्रायंगल गिवन हो तो बस हमें यहाँ पर यही ध्यान रखना है कि हमें दोनों वैल्यूज लेनी है, प्लस भी लेनी है और माइनस की भी लेनी है। तो हम सिंपल सी चीज है k की वैल्यू निकाल लाएंगे। तो जब आप यहाँ पर 0 रखोगे तब भी ये इक्वेशन सेटिस्फाई होगी, जब आप यहाँ पर 8 रखोगे तब भी ये इक्वेशन सेटिस्फाई होगी। तो ये मुझे लगता है कि अभी तक आपको समझ आ गया होगा, इसमें कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, लेकिन भाई बड़ी बात तो है, क्यों नहीं है? आपको क्या है, आप लोग तो 4-5 बार सॉल्व कर चुके हो एनसीईआरटी, हम लोगों ने तो फर्स्ट टाइम कर रहे हैं ना। आपको क्या, आप तो बोल देते हो कि कुछ भी नहीं है। हाँ, लेकिन आप लोगों के लिए है थोड़ी सी तो डिफिकल्टीज होंगी, क्योंकि आपको 16 चैप्टर 13 चैप्टर जितने भी हैं अभी मैथ्स के, प्लस फिजिक्स भी प्लस केमिस्ट्री भी, सब कुछ लेकर चल रहा है। तो भाई दिक्कत तो होगी, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि थोड़ा 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 पढ़ते चलो। थोड़ा थोड़ा पढ़ोगे तो मैथ्स से आप फ्री रहोगे, खुद को रखोगे कि यार मैथ्स फ्री है। अभी हम वहीं तक 4-5 चैप्टर कर लेंगे, जिससे आपको लगेगा कि यार नहीं मैथ्स मेरी कंप्लीट चल रही है। फिर आप पता अपने कल्चरल इवेंट्स में भी पार्टिसिपेट कर सकते हो, मस्ती भी कर सकते हो, टाइम पास भी कर सकते हो, कोचिंग के बाहर खड़े भी हो सकते हो। इस समय बहुत सारे बच्चे होंगे जो कोचिंग के बाहर खड़े होना चालू करेंगे, अभी कोचिंग चलेंगी तब। अभी गर्मी बहुत ज़्यादा इसलिए नहीं खड़े होंगे, ये तो लड़कों की तो आदत होती है कोचिंग के बाहर बैठ जाना, मस्तियाँ करना। ठीक है, तो इसलिए बोल रहा हूँ कि यहाँ पर अभी पढ़ते चलो, मई में आराम से पढ़ लो, फिर बरसात का और ठंड का मजा उठाना, मस्त चाय पीना। ठीक है, चलो तो क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड वाला आप लोग खुद से सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, हम लोग क्वेश्चन नंबर 4। अब इसमें फर्स्ट वाला भी कर सकते हैं, सेकंड भी कर सकते हैं। तो मुझे सेकंड वाले क्वेश्चन के नंबर थोड़े से बड़े दिख रहे हैं तो मैं ये वाला उठा लेता हूँ। ठीक है, हमें क्या करना है, सिर्फ इक्वेशन ऑफ लाइन लानी है यूजिंग डिटरमिनेंट। तो डिटरमिनेंट वाला फॉर्मूला, पहले तो हम लोग कोऑर्डिनेट क्या दे रखे हैं 3 1 और 9 3, 3 1 9 3। तो भाई हाफ x1 y1 x2 y2 x3 y3। और मुझे लगता है इतनी बार मैंने लिख दिया ये फॉर्मूला कि अब आप लोगों को तो अच्छे से याद हो गया होगा। ठीक है, बस सिंपल सी चीज, इक्वेशन ऑफ लाइन। अब इक्वेशन ऑफ लाइन लानी है तो ट्रायंगल क्या होता है, 0 होता है। क्यों? क्योंकि लाइन का एरिया थोड़ी होता है। ठीक है, अब आप क्या करोगे, x1 की जगह 3 रखो, y1 की जगह 1 रखो, 9 3 1 1, x3 की वैल्यू x, y3 की वैल्यू y। ये क्यों लिखी? क्योंकि भाई आपको इक्वेशंस किस में मिलती है, x और y में देखने को मिलती है ना। ठीक है, तो बस चलो कर लेते हैं। आप एक्सपेंड कर दो उस चीज को। जब आप एक्सपेंड करोगे तो 3 r1 से कर दे रहा हूं मैं, एक्सपेंडिंग अलोंग r1 3। तो ये अंदर क्या हो जाएगा, ये छुपाओ ये छुपाओ, तो मैं करता हूँ डायरेक्ट 3 - y। ठीक है, कोशिश करना आप लोग भी समझने की, क्योंकि आप लोगों को भी फिर कुछ टाइम बाद इसी तरह से करना है। ये छुपाओ ये छुपाओ, मतलब 9 - x प्लस का 1, ये छुपाओ ये छुपाओ, 9y - 3x। ठीक है, ये तो सीधा इधर करके 0 हो गया। 9 - 3y - 9 प्लस x
प्लस 9y माइनस 3x। भैया ये तो थोड़ी सी डिफिकल्ट सी दिख रही है मुझे। नहीं देखो, ये 9 से 9 कैंसिल आउट, क्या दिक्कत है? यहाँ पर कर देते हैं सॉल्व। 0 इक्वल्स टू, देखो माइनस का 3y प्लस का 9y, तो ये हो गया 6y, प्लस का x माइनस का 3x, ये हो गया माइनस का 2x। तो बस 6y इक्वल टू 2x। मैंने क्या किया, 2x को इस तरफ ले आया, ठीक है। अब क्या करो, 2 1 जा 2 3 जा, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 3y। ये रही आपकी इक्वेशन ऑफ लाइन। द रिक्वायर्ड, भैया ये क्यों लिख रहे हो, रिक्वायर्ड ऑफ लाइन इज 3y इक्वल टू x। ये सिर्फ हम लोग रिप्रेजेंट करने के लिए, ये टीचर जो चेक करता है ना, देखो क्या होता है कि जो आजकल के नए टीचर बन रहे हैं वो लोग इतने मार्क्स नहीं काटते हैं, लेकिन जो पहले के टीचर्स थे उनको थोड़ा सा एक अच्छी राइटिंग में, अच्छी साफ सफाई से, अच्छी तरह से रिप्रेजेंट किया होगा। क्या होता है, टॉपर्स की कॉपी देखना, आंसर राइटिंग बहुत अच्छे से होती है, वो हर जगह काटा पीटी नहीं करते हैं। तो आप लोग भी ज़्यादा काटा पीटी करना बंद करो, कोशिश करो कि ज़्यादा गलतियाँ नहीं हो, ठीक है। क्योंकि एक्चुअली में देखो, मैं तो बोर्ड पर समझा रहा हूँ, कोई गलती होती मैंने मिटा दिया, लेकिन आप लोग जब फेयर कॉपी में, जब आप बोर्ड्स की कॉपी में लिखोगे तो वहाँ एक इंप्रेशन जाता है। तो अभी से ट्राई करो कि अपनी ज़्यादा गलती ना हो, और गलतियाँ हो तो एक सिंपल सी लाइन से काटो, से पूरा गूद मत दो कि ड्राइंग बना दी, ठीक है। ये छोटी छोटी चीज़ें आप लोगों को मैं सिखाता रहूँगा, तो आप लोगों को भी समझ आता रहेगा कि नहीं बोर्ड्स में किस तरह से लिखना है। मुझे लगता है कि ये वाला क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब अगर समझ में आ गया है तो फोर्थ का सेकंड वाला आप लोगों के लिए होमवर्क है, और आप लोग क्या करेंगे, उसे सॉल्व करेंगे। और अगर डाउट क्लास हमारी होगी तो फिर उसमें अगर आपको किसी को भी जो भी दिक्कत हो, जो भी डाउट आए, आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। प्लस अगर आप लोग ये सारे होमवर्क करते जा रहे हैं तो मैंने जो मैट्रिक्स के लास्ट वीडियो में आप लोगों के लिए मेरा नंबर छोड़ रखा है, आप लोग मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं डायरेक्ट कि भैया हम लोग आपसे पढ़ना चाहते हैं, तो मैं आपकी पर्सनली क्लासेस लूँगा। और उस चीज़ का कोई भी चार्ज नहीं रहेगा। मैं यहाँ कुछ लोगों के लिए आया हूँ, तो आप लोग भी मेरे साथ जुड़ सकते हैं और हम लोग बढ़िया से पढ़ाई करेंगे। आप लोग मेरे पर ट्रस्ट कर सकते हो, ठीक है। चलो, तो क्वेश्चन नंबर 4 भी हो गया। फिफ्थ वाला तो आपके लिए ऑब्जेक्टिव है। अब ऑब्जेक्टिव है तो वो तो एरिया ऑफ ट्रायंगल है, तो यहाँ पर बच्चे एक ही गलती कर सकते हैं। वो क्या कर सकते हैं, सिर्फ 35 को ले लेंगे और 35 से सॉल्व कर लेंगे। नहीं, वहां पर आपको प्लस 35 और माइनस 35 दोनों लाना है, और दोनों लाने के बाद आपको आपका आंसर मैच कर जाएगा, क्योंकि दो वैल्यूज आएंगी। वरना अगर आप प्लस 35 भी लेकर चलोगे तो माइनस 35 को अगर भूल जाओगे तो आपको सिर्फ एक ही वैल्यू मिलेगी, और जब एक ही वैल्यू मिलेगी तो आप या तो ए ऑप्शन या बी ऑप्शन को करेक्ट कर दोगे। और एक चीज और ध्यान रखना, क्या होता है, जो एग्जामिनर पेपर बनाता है ना, वो गलत तरह से भी सॉल्व करता है कि अगर मैं इस तरह से सॉल्व करूंगा तो क्या आंसर आएगा। तो एग्जामिनर जो होते हैं ना, वो बहुत चालाक होते हैं कि पता क्या होता है, ऑब्जेक्टिव जो होते हैं ना, उनमें वो गलत ऑप्शन भी देख कर देते हैं। क्यों देते हैं, क्योंकि अगर बच्चे ने गलत निकाला और उसके अंदर कॉन्फिडेंस होगा तो तुरंत टिक कर देगा, वो एक बार भी चेक नहीं करेगा। वही गलतियां करते हैं। तो आप लोग जो गलत आंसर निकाल के लाओगे ना, एक्चुअली में वो भी आपके ऑप्शंस में होगा। ये गलतियां करते हैं और ये स्मार्टनेस दिखाते हैं एग्जामिनर्स कि जो भी पेपर बनाने वाला जो भी रहता है वो ये चीज़ बहुत ध्यान से जानता है। क्यों, क्योंकि वो कितने बड़े लेवल पर बैठा है, कब से पेपर बना रहा है, तो वो सारे बच्चों को ऑलरेडी पहचानता है, जानता है कि नए बच्चे किस तरह से आते हैं, किस तरह से गलती करते हैं। तो वो मार्क्स काटने की तो थोड़ा सा पेपर तो डिफिकल्ट बनाता ही है ना। तो हमेशा ध्यान रखना कि जब भी ऑब्जेक्टिव पेपर रहे तो एक बार अपने आंसर चेक करना। क्यों, क्योंकि आपने जो गलत आंसर निकाल कर लाए होगे ना, वो भी एक्चुअली में ऑप्शंस में होगा, ठीक है। तो थोड़ा सा चेक करके टिक कीजिएगा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जो होते हैं थोड़े से टफ होते हैं और थोड़े से एनसीईआरटी के अंदर से होते हैं। हम लोग क्या करते हैं, जनरली एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं और जो एमसीक्यूज होते हैं उन्हें रट लेते हैं और चले जाते हैं। जबकि गलती होती है कि एग्जाम जो एनसीईआरटी के बीच लाइन्स होती है ना, वहाँ भी कभी कभी छोटे छोटे एमसीक्यू बन जाते हैं, जैसे थ्योरम्स, रिमार्क्स, नोट्स, ये सारी चीज़ें पढ़ लेना अपनी एनसीईआरटी से। तो मैं उम्मीद करूंगा कि डिटर्मिनेंट और मैट्रिक्स से आप लोग नोट्स, रिमार्क्स, थ्योरम, ये सारी चीज़ें पढ़ लें, ठीक है। चलो, तो आज हमारी ये वाली एक्सरसाइज भी खत्म हो जाती है 4.3। जो लोग पुरानी बुक्स यूज़ कर रहे हैं उनके लिए एक्सरसाइज 4.3 होगी, और जो नई बुक्स यूज़ कर रहे हैं उनके लिए एक्सरसाइज 4.2 होगी, ठीक है। तो हमारा ये सब हो गया। मैंने क्वेश्चन नंबर 5 तो छुड़वा रखा है, क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड और क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड, ये आप लोग खुद से ट्राई करेंगे, और क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट सेकंड ये भी आप लोग खुद से ट्राई करेंगे, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल समझ में आया होगा, और अगर समझ आया है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, ठीक है। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।